मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ LLB फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस वी डिस्कस अबाउट भारतीय संविधान के भारतीय एवं विदेशी स्रोत। नाउ बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर, न्यू पॉइंट, न्यू क्वेश्चन, दैट इज भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ सन 1935 के अधिनियम पर आधारित है। इसको एक्सप्लेन करना है, यही प्रश्न होगा आज LLB फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर में। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया मोस्टली डिपेंड अपॉन एक्ट ऑफ 1935। एक्सप्लेन ब्रीफली। नाउ स्टार्ट द लेक्चर। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और यदि यह कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारा वर्तमान संविधान काफ़ी कुछ इस अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में संघात्मक सरकार की स्थापना। सन 1935 के अधिनियम ने सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की। पिछली सभी अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित सरकारों का स्वरूप एकात्मक था। संघात्मक सरकार विभिन्न प्रांतों एवं रियासतों से मिलकर बनता था। राज्यों का संघ में सम्मिलित होना उनकी इच्छा पर निर्भर करता था। केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में स्थापित की गई दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और इसे केंद्र में प्रारंभ किया गया। प्रशासन संबंधी विषयों को दो भागों में बांटा गया है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित सूची में प्रतिरक्षा, विदेश जैसे महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित किए गए थे, जबकि हस्तांतरित सूची में कम महत्व के विषय रखे गए थे। दोनों का प्रशासन गवर्नर जनरल इन काउंसिल के हाथों में था। तीसरा बिंदु है प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण देन एवं उपलब्धि प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना मानी जाती है। यद्यपि यह व्यवस्था सन 1919 के अधिनियम द्वारा ही कर दी गई थी, लेकिन सन 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्रांतों को सौंप दिया गया और इस पर केंद्र के नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। चौथा बिंदु है केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल को नया स्वरूप प्रदान किया गया। इसके दो सदन होते हैं, विधानसभा एवं राज्य परिषद। विधानसभा की अधिकतम अवधि 5 वर्ष थी, जबकि राज्य परिषद एक स्थायी संस्था थी जिसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त होते थे। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता था। साधारण विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता था। जब किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाते थे तो उसे निपटाने के लिए गवर्नर जनरल दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता था। पांचवा बिंदु है प्रांतीय शासन व्यवस्था। सन 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में एक उत्तरदायित्व पूर्ण सरकार की स्थापना की और शासन की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में आ गई। प्रांतों की कार्यपालिका गवर्नर एवं मंत्री परिषद द्वारा गठित होती थी। गवर्नर मंत्रिमंडल का प्रमुख होता था। गवर्नर को 3 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त थी: विवेकीय शक्तियाँ, विशिष्ट उत्तरदायित्व की शक्तियाँ और मंत्रिमंडल की सलाह से प्रयुक्त शक्तियाँ। छठा बिंदु है प्रांतीय विधान मंडल। केंद्र की तरह प्रांतों में भी 2 सदनों वाले विधान मंडल की स्थापना की गई। यह सदन विधानसभा एवं विधान परिषद के नाम से संबोधित किए जाते थे। विधानसभा की अवधि 5 वर्ष की होती थी, जबकि विधान परिषद एक स्थायी संस्था होती थी जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते थे। ठीक इसी व्यवस्था को वर्तमान संविधान में भी अंगीकृत किया गया। 7वां बिंदु है केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। इस अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया। इसके लिए विधि निर्माण के
प्रयोजनार्थ विषयों को 3 भागों में वर्गीकृत करके उन्हें निम्नलिखित सूचियों में रखा गया। पहली सूची है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। एंड थर्ड समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची में संपूर्ण भारत के हित वाले विषय सम्मिलित किए गए, जबकि प्रांतीय सूची में प्रांतों के हित वाले विषय रखे गए। समवर्ती सूची में विहित विषय यद्यपि प्रांतीय हित वाले विषय थे, लेकिन इनमें एकरूपता बनाए रखने के लिए केंद्रीय विधानमंडल भी इन विषयों पर विधि बना सकता था। दोनों में असंगति होने पर प्रांतीय विधि पर केंद्रीय विधि अधिभावी होती थी। वर्तमान संविधान में भी यही व्यवस्था है। 8वां बिंदु हम चर्चा करेंगे, जो कि आखिरी बिंदु होगा इस प्रश्न का। फेडरल न्यायालय की स्थापना। न्यायिक क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय के रूप में भारत में एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में रखा गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, जो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते थे। इसे निम्नांकित अधिकारिता सौंपी गई थी, जिसमें प्रारंभिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता एवं परामर्शदात्री या सलाहकारी अधिकारिता। यद्यपि सन 1935 के अधिनियम में ऐसी कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई जो वर्तमान संविधान का आधार थीं, लेकिन वे भी अंतिम रूप से भारतवासियों की आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप साबित नहीं हो सकी। परिणाम यह हुआ कि भारतवासियों की आशाओं के अनुरूप बनने के लिए कालांतर में क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन आदि का गठन किया गया, जिनको सुझावों की परिणति भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हुई। आज का MGKVP और हरिश्चंद्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से संबंधित विधि प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का यह लेक्चर मैंने दिया, जिसमें हमने एक विस्तृत प्रश्न की विस्तृत व्याख्या की। जिस प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, जिस प्रश्न का विषय था भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ सन 1935 के अधिनियम पर आधारित है। इसको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो LLB प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के छात्र को ये लेक्चर कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को कॉमटेरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक शिक्षार्थियों तक यह लेक्चर पहुंच सके। और आप ये मुझे ज़रूर लिखिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि ये LLB फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। कॉमटेरिया पर नित्य निरंतर बने रहें। एक वृक्ष लगाने का संकल्प लें। कॉमटेरिया चैनल आपसे एक वृक्ष लगाने का संकल्प लेता है। जैसा कि आपने देखा, इस पैंडेमिक में ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई क्योंकि वृक्षों की कमी है। तो वृक्ष को लगाएं, पर्यावरण मित्र बने। कॉमटेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आप सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार। हर हर महादेव।